हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बारे में, एचआर एंड प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब जो भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा इसको। चलिए तो देखिए, आईबीपीएस पीओ का जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर वो आपके अंदर इन क्वालिटीज को देखते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस कि कितने आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कैसा है, आप किस तरीके से अपनी बातें डिलीवर कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट में कितनी मजबूती है, इन चीजों के ऊपर वो ध्यान देते हैं। और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, जब आप आंसर दे रहे हैं, जब आप उनको जवाब दे रहे हैं तो उस समय आप कितनी क्लियरिटी के साथ बात कह रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, उस चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सवाल कितने तरीके के पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपसे सवाल जनरल एचआर और प्रोफाइल बेस्ड का पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा आगे जो पॉइंट्स होते हैं जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस बेस्ड, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी एंड बजट, इसके बारे में पूछा जाता है। जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, इसके बारे में, और सिचुएशन बेस्ड। अब देखो, मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाते हैं चंदन सर, तो वो इसके ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे। मैं आपको आज बताने वाला हूं जनरल एचआर प्रोफाइल बेस्ड, जो आपके सवाल आपके सामने पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इन दोनों का जो वेटेज होता है वो 30 to 40% का वेटेज होता है। और बाकी जो बच गया बैंकिंग, करंट अफेयर, फाइनेंस, इसका वेटेज जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि 60 to 70% वेटेज होता है इसका। बैंकिंग करंट अफेयर का वेटेज 60 to 70% और एचआर एंड प्रोफाइल बेस्ड का 30 to 40% का वेटेज होता है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक क्वेश्चन की अगर बेसिक क्वेश्चन की अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहले तो सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कि भाई अपने बारे में बताओ। अब यहां पे जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अपने बारे में पहले अपना नाम बता दिया, अपने बारे में कहने के बाद सीधा अपने पेरेंट्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब कुछ नहीं। और दूसरी बात कि माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। और आपको मैंने बताया था कि ग्रामर की अप्रोच यहां गलत हो जाती है, माई सेल्फ से शुरू नहीं करना, हाँ ठीक है। माई नेम इज आप कहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो सुटेबल भी होता है, ठीक है। तो यहां पे वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, आपको जॉब देने वाले हैं, वो तो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप अपने ही बारे में सारी चीजें बताएं। हाँ, अगर वो पूछ लेते हैं, इन केस अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, देन आपको उस समय में उनको सारी बातें फिर खुल के बतानी है कि भाई ये फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, मैं यहां से आता हूं, मैं यहां ऐसे बिलोंग करता हूं, सारी बातें तब बता सकते हैं। बट जब तक वो नहीं पूछ रहे तब तक आप जो है सिर्फ अपने बारे तक ही रखिए, सीमित वहीं तक रखिए, ठीक है। दूसरा सवाल कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग, यानी कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही क्यों। भाई और भी सेक्टर थे, आप वहां पे भी जा सकते थे। तो यहां पे आप जो है अपनी बात, अब इस चीज को कैसे क्लियर करके बताएंगे कि भाई आई वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर बिकॉज कि इसके अंदर जो है मेरे को करियर ग्रोथ अच्छी दिखती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और साथ ही साथ में जो है मैं पब्लिक डीलिंग करूंगा तो मेरे को भी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो ऑन। यानी कि यहां पे आपको इस तरीके से अपनी चीजों को क्लियरिटी के साथ दिखाना है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरे को कितनी ज्यादा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मैं सोशल सर्विस करते हुए भी आगे बढ़ूंगा। यानी कि मेरा एम सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है, मेरा एम ये भी है कि भाई आज के टाइम में जो जमाना बदल रहा है, हर चीज डिजिटल हो रही है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि बैंकिंग सेक्टर सबसे तेजी से ग्रोइंग सेक्टर है आज के टाइम में, ठीक है। पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि भाई सबसे तेज ग्रोइंग सेक्टर है आज के टाइम में, तो इसलिए भी मैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए इसमें आना चाहता हूं। करियर ग्रोथ तो है इसमें, जॉब सिक्योरिटी भी है इसके अंदर, और हम पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लोगों की भी मदद होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चे जो है कई बार जो है गलतियां करने के चांसेस होते हैं कि अब स्ट्रेंथ पहले बता देते हैं और फिर वीकनेस में जो है वो मतलब बेवजह की बातों में आ जाते हैं। देखो मैं समझाता हूं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर हमको किस बातों को रखने की जरूरत होती है। स्ट्रेंथ के अंदर आप ये रख सकते हैं कि भाई मैं जो है कोई भी चैलेंजेस किसी भी तरीके का होता है तो मैं इजीली मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और हर बार कुछ नया सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूं सामने वाले के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं कोई भी टास्क हाथ में लेता हूं तो उसको पूरा जरूर करता हूं, मतलब मैं कमिटेड, मैं अपनी कमिटमेंट में खरा उतरने वाला इंसान हूं। और
कभी भी अपनी गलती मानने में झिझकता नहीं। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी इंसान अगर कुछ काम करेगा, मिस्टेक जरूर करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उस चीज को इमीडिएटली आप अपॉलॉजी दे करके और आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि आपने सीख लिया उन सब चीजों से। मैं अपने सीनियर से सीखता हूं, ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे सीखने को मिल रहा है, देन मैं वहां पे सीखता हूं, ठीक है। तो मतलब मैं जो है मतलब ईगर हूं लर्निंग के लिए। अच्छा, वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस में आप ऐसा नहीं कि वुटपटांग कुछ भी कहना शुरू कर दें कि भाई मैं जो है मैं बहुत आलसी टाइप का हूं, या मैं जो है मतलब घर में पूरा टाइम जो खाली निकाल देता हूं, मतलब एक्स वाई जेड इस तरीके का कुछ भी आपको नहीं कहना है। भाई वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको पता होता है कि आप अपनी बात कब बना के बोल रहे हैं और कब आपके अंदर से वो बात खुल के निकल रही है, ठीक है। तो यहां पे आप वीकनेस में ये कह सकते हैं कि भाई मैं जो है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता हूं, या मैं जो है अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा टास्क अपने हाथ में ले लेता हूं, जिससे कि जो है बाद में मुझ पे दिक्कत आती है। या फिर मेरे अंदर ना नो कहने की आदत नहीं है, तो मैं जो है किसी को नो नहीं कह पाता। मेरे को कोई भी टास्क दिया जाता है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी हो ना हो, मैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस पर्पज से कि मैं उसको कर सकता हूँ और मुझे को सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। पब्लिक डीलिंग जो मैं करता हूँ तो उसमें मेरे को कई वैरायटी ऑफ लोग मुझे वहां मिलेंगे, या मैं कभी अगर पब्लिक स्पीकिंग करता हूं तो वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं जो है मेरे अंदर एक मोटिवेशन की कमी होती है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मतलब मेरे अंदर ये कमी है, बट अब मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग जब मैं करता हूं तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, बट अब मैं उस चीज के ऊपर बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा मैं वर्कलोड जो लेता हूं, क्योंकि मुझे नो कहना पसंद नहीं है, तो मैं जो है सबको यस कह करके टास्क ले लेता हूं, एंड देन उसके बाद फिर वो मेरे ऊपर भारी पड़ जाता है, और ऐसा अमूमन देखने को मिलता ही है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपने अपनी वीकनेस के अंदर ही आपने अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी। तो ये आपका वीकनेस एक पॉजिटिव वाला वीकनेस हुआ कि हाँ भाई ये इंसान कामचोर नहीं है, वर्क तो करने का, मतलब ये टास्क ले लेता है हाथ में और उसको पूरी करने की कोशिश भी करता है, मतलब अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की इंसान कोशिश कर रहा है। और पब्लिक स्पीकिंग की बात है तो कोई भी इंसान भाई धीरे धीरे करके ही सीखता है। उसको मौका मिलेगा, फिर वो 4 लोगों के सामने बोलेगा, बात करेगा, तभी तो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगी। अच्छा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? आप अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं? तो आप अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हैं, इसके लिए सीधा कि भाई मैं अगले 5 साल के बाद अपने आप को एक एज अ स्टेब्लिश्ड एक अच्छे बैंकर के रूप में देखना चाहता हूं, जो कि पब्लिक की प्रॉपर पूरी कंप्लीट हेल्प कर रहा है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो है ये मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो मैं उनके लिए भी अच्छा वर्क करूंगा, तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई मैंने कई लोगों के लिए जो है अच्छा वर्क किया। और दूसरा कि एक इस्टेब्लिशमेंट मेरे अंदर रहेगी, एक अच्छा खासा मैं स्टेबल अपनी एक जॉब में रहूंगा, एक सिक्योर जॉब में रहूंगा, जहां से मेरे को आगे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे खुद की लाइफ के लिए तो एक पॉजिटिव वो है ही है कि भाई मेरा खुद का एक जो लाइफ है वो स्टेबल हो गया, मेरी पूरी फैमिली सिक्योर्ड है ही है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी जब मैं पब्लिक के साथ डील करूंगा, ठीक है। तो मैं पब्लिक के साथ डील करूंगा तो आने वाले 5 साल के बाद जो मेरे अंदर एक जो कमी मैंने बताई कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में कुछ कमजोरी है, वहां पे मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं, बहुत बेहतर मैं अपने आप को स्किल को डेवलप कर सकता हूं। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए कि वो आपका एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है सामने वाले के दिमाग पे। अच्छा, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे वो सीधा, वैसे तो जरूरी नहीं कि सारे ही सवाल पूछें, बट ये वो चुनिंदा सवाल है जो ज्यादा चांस होते हैं कि आपसे पूछ लिए जाएंगे कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, भाई क्यों तुम्हें सेलेक्ट करें? क्योंकि भाई मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि भाई मैं जो है इस कोई भी टास्क को अपने हाथ में लेता हूं और मेरे अंदर सीखने का एक ललक है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सीखने का मेरे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, बहुत ज्यादा जुनून है, तो मेरे को जो है सीखने के लिए कहीं से भी ऑप्शन आता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। इवन दो कि अगर मेरे पास कोई पब्लिक डीलिंग के टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां मुझे लगता है कि भाई मुझे जो है अपना एक्स्ट्रा वर्क देकर के, एक्स्ट्रा एफर्ट देकर के, ओवर टाइम देकर के भी वर्क करना चाहिए, तो मैं करूंगा। मैं डेडिकेटेड हूं, मैं सीधा भाई मैं डिवोटेड हूं इस
काम को करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इन माय ओपिनियन कि भाई आई एम द सुटेबल वन फॉर इट, मैं इस चीज के लिए सुटेबल हूं। सो इसलिए जो मुझे लगता है कि मुझे सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अब आप यहां पे ये तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे ज्यादा मार्क्स आए थे इसलिए मुझे सेलेक्ट करो, या मैं जो है मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है इसलिए मुझे सेलेक्ट करो। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बात को घुमा करके सीधा क्लैरिटी के साथ आपसे रखते हैं कि भाई ये इंसान कहाँ फंस सकता है, ये इंसान कहाँ पे अपनी बात जो है ठीक से बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, कहाँ पे जो है ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज नहीं कर रहा है। इन चीजों से ही आपका पता चल जाता है। अच्छा, हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई? देखो ये चीज, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई सबके अपने अपने होते हैं, किसी का कोई किसी का कोई। तो भाई जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ठीक है, और भी कई सारे बड़े बड़े, अगर मैं फ्रीडम फाइटर्स में से उठाऊं तो भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, उसके बाद रतन टाटा सर हैं। तो मैं इन सब के का को मैं अपना पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूं, तो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं। ठीक है, रतन टाटा सर हो गए या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, तो उनका वो मेरे लिए रोल मॉडल है। एंड वाई रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं जहां पे वो टूट चुके थे, फिर उन्होंने अपने आप को जो है वो गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपने आप को दोबारा उठाया एंड उन्होंने फिर फाइट किया और देन फिर वो बहुत आगे बढ़े लाइफ में। तो वो हमारे लिए, वो मेरे लिए रोल मॉडल है। और कभी भी गिव अप करने का आता है दिमाग में तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ, वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो ये सवाल, ये जवाब आपका अलग हो सकता है, हो सकता है आपके रोल मॉडल अलग हो। ठीक है, और रतन टाटा सर मेरे रोल मॉडल क्यों है? सीधी सी बात है, वाई में आप एक बात और कह सकते हैं कि रतन टाटा सर, मैं उनको सिर्फ एज अ बिजनेसमैन नहीं देखता, उन्होंने समाज के लिए जो काम किया है इस वजह से वो मेरे रोल मॉडल है। यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया इस बात को कि मैं सिर्फ अपने भले के लिए अपनी जॉब नहीं चाहता, मैं ये जॉब चाहता हूं किसके लिए? कि समाज के लिए, कि भाई मेरे पास अगर पावर आएगी तो उसका एक अच्छा इस्तेमाल होगा दूसरों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैं बेहतर कर सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा? एक पॉजिटिव एक इमेज आपकी वहां पे क्रिएट होगी। अच्छा, व्हाट मोटिवेट्स यू? ये भी आपका पर्सनल वही है कि भाई आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है। ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको देख करके आप हार नहीं मानते हो? अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देख करके, या किस चीज़ के को देख करके? आपके कोई चाचा हैं जो बैंकिंग में थे पहले, या आपके कोई सर थे जिन्होंने मोटिवेट किया? तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। टेल अस वन चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू सॉल्व इट। यानी कि कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपने कभी लाइफ में फेस किया हो और आपने उसको कैसे सॉल्व किया। तो अब इसके लिए आप ऐसा नहीं रखेंगे कि कोई स्कूल टाइम का कोई प्रोजेक्ट था, अब वो प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल था, वो नहीं फेस हो पा रहा था और फिर मैंने उसको किया। तो वो उस टाइम का नहीं, वो तब का आपको कोई एग्जाम्पल देना होगा जो जब आप एडल्ट हो चुके हो, जब आप मैच्योर हैं और उस समय में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो और आपने उसको फेस किया हो, उस टाइप का। वो आपका एक पर्सनल वो हो सकता है, सबके अपने अपने आंसर हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन में कि भाई अब जैसे मान लो कोई बच्चा है आर्ट्स का, अब सारे जरूरी नहीं है ना कि कॉमर्स वाले या बीटेक वाले ही जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं भाई। अब आर्ट्स वाला बच्चा है कोई, ठीक है, उससे सीधा सवाल, हाउ विल योर बैकग्राउंड हेल्प यू इन कस्टमर हैंडलिंग? यानी कि भाई तुम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम तो आर्ट्स के कैंडिडेट रहे हो, तो भाई तुम कैसे, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड तो आर्ट्स का है, तुमने कभी कॉमर्स देखी नहीं है, तो तुम कस्टमर हैंडलिंग कैसे कर लोगे? ये कैसे हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारा आर्ट्स का डिपार्टमेंट? तो वहां पे अब जो है इस चीज को ऐसे रखना है कि भाई आर्ट्स को आप वैसे भी नहीं दिखाओगे कि बिल्कुल खराब है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आर्ट्स से आपने इतना सीख लिया कि पब्लिक हैंडलिंग आपको आसानी से आ गई। नहीं, यहां पे आपको किस तरीके से रखना है, जो खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो वहां पे अपने बैकग्राउंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि भाई आर्ट्स में मैं रहा और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बट कहीं ना कहीं जब मैं बैंक जाता था या जब मैं अपने से सीनियर्स को देखता था, तो वहां पे मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता था कि पब्लिक डीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वहां पे कॉलेज के टाइम में भी मैं पब्लिक डीलिंग या अब जो भी फेस्ट या कुछ भी ऐसा होता था फंक्शन, तो उसमें मैं भाग लेता रहा और उस टाइम में मैंने जो है अपने अंदर ये चीज़ देखी कि भाई मैं कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चीज़ें जानने को मिलती है। तो वहाँ पे आप जो है ये कह सकते हो कि कस्टमर हैंडलिंग में मेरा बहुत जो है हाथ अच्छा रह सकता है, बिकॉज कि उस समय में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है ऐसी जिससे कि मैंने दूसरों को हेल्प करी, अपनी सोसाइटी में हेल्प करी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज को ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो आपका सब्जेक्टिव मैटर ना लगे, वो आपका सब्जेक्टिव मैटर ना लग करके ये चीज लगे कि भाई ये पर्सन जो है ही इज द सुटेबल वन फॉर दिस पोस्ट।
अच्छा, कॉमर्स की बात करें तो यार कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो आसान हो जाता है जवाब देना। भाई क्यों जवाब आसान हो जाता है? क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ सीखी हुई है। आर्ट्स के बच्चे के लिए मुश्किल ये है कि भाई उन्होंने कभी भी जो है लेज़र बनाना नहीं सीखा, उन्होंने कभी भी जो अकाउंटिंग का कोई पार्ट नहीं सीखा। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो आसान हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें पहले से देखी हुई है। तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, कि भाई अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है उसमें क्या फ़र्क होता है। टेल अस अबाउट द बैलेंस शीट एंड सिंपल वर्ड। तो ये बैलेंस शीट बनाना या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है, तो जो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है तो वो इसको बेहतर तरीके से जो है चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। इवन ऑल्दो मैं खुद ही आर्ट का स्टूडेंट रहा था, ठीक है। तो जो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो जानता है कि बैलेंस ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्या अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि बैंकिंग मतलब कॉमर्स का ही डिपार्टमेंट। बच्चा जो है शुरू से ही जो है कॉमर्स में आता है तो यही फाइनेंस के बारे में सीखता है। आर्ट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि मेरे पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, आर्ट्स के अंदर होता है। मेरे पास आर्ट्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट की वजह से मेरा रुझान बैंकिंग की तरफ आया। भाई आर्ट्स में मैं हिस्ट्री कॉमर्स के साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उस समय में मेरा इंटरेस्ट फिर बैंकिंग की तरफ बढ़ना शुरू हुआ कि किस तरीके से जो है आज के टाइम में जो है तेजी से ये रैपिडली ये ग्रो कर रहा है सेक्टर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ बेहतर जीवन में करना है तो इसके थ्रू किया जा सकता है। तो आप वो बात यहां रख सकते हो। अच्छा, यहां पे बात करें फिर बीटेक के लिए कि भाई बीटेक का कैंडिडेट इंजीनियरिंग करके आया भाई, तो हाउ विल योर बैकग्राउंड हेल्प यू इन कस्टमर हैंडलिंग। भाई इंजीनियरिंग किया हुआ है बच्चा, तो वो कैसे? तो यहां पे फिर आप जो है अपनी बात रख सकते हैं कि भाई वहां पे भी सेम वही कि भाई कम्युनिकेशन स्किल वगैरह इस चीज़ों को आप यहाँ पे जो है रख सकते हैं अपनी बात को। हाँ, हर जगह अगर आप सॉरी बोलते हैं ना तो वहां पे भी दिक्कत है। जैसे मान लो कोई सवाल पूछ लिया गया तो आपको बताया जाता है कि अगर जवाब नहीं आता ना तो उसको घुमाओ मत, सीधा सॉरी बोल दो, ठीक है, सॉरी सर, ऐसे करके। लेकिन हर जगह सॉरी, वो भी ऐसे सवालों में जो बहुत कॉमन सवाल हैं, वहां पे सॉरी कहना ठीक नहीं है। वो कब पॉसिबिलिटी बनती है आपकी? जब आपसे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और उन चीजों के बारे में सवाल पूछा जाए, क्योंकि वहां पे कोई चीज आपको नहीं पता, मान लो किसी देश में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, तो वहां वहां नहीं घुमाना, वहां सीधा सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों में अगर आप सोचें कि भाई मैं चुप रहूं और सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, वो गलत है। ऐसे सवालों में सॉरी कह करके रुकना नहीं है। अच्छा, प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन में फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर कोई मान लो कोई पर्सन है जो एक्सपीरियंस्ड है, कहीं पे उसने जॉब वगैरह की हुई है, तो उससे सवाल पूछा जाता है कि वाई लिविंग योर करंट जॉब, यानी कि आप जो है अभी करंट जॉब को क्यों अभी लीव कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब। तो भाई मेरे को जो है आगे और एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ में, और ज़्यादा बेहतर जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की भी नीड है, जिससे कि मैं अपनी पोटेंशियल को देख सकूं और मैं किस हद तक जो है वर्क कर सकता हूं, बेटरमेंट कर सकता हूं अपने अंदर। तो मुझे उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए जो है मैं ये छोड़ रहा हूं, मतलब अभी करंट की, और मैं इसमें आना चाहता हूं। दूसरा कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर करंट जॉब दैट विल हेल्प यू इन बैंकिंग, मतलब आपने अपनी करंट जॉब में क्या सीखा जो बैंकिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा, इस पीओ की पोस्ट के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वो वेरी करता है, वो जो है मतलब जॉब टू जॉब वेरी करता है, आप किस प्रोफाइल में थे उसके हिसाब से वो चीज जो है आपका आंसर चेंज हो सकता है। आप मान करके चलिए कि किसी ऐसे डिपार्टमेंट में थे जिसका बैंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वहां पे आपका जवाब अलग होगा। लेकिन अगर आप कहीं अकाउंटिंग का काम करते थे, वहां पे आपका जवाब ज्यादा रिलेटेबल हो सकता है। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई गैप वाला कैंडिडेट है जिसने गैप किया हो 2-4 साल का, फिर वो इस जॉब में आना चाह रहा है, तो व्हाट डिड यू डू इन योर गैप ईयर, अगर गैप ईयर था तुम्हारा, तो वहां पे आप अपना सवाल वहां ज्यादा घुमाना नहीं है, सीधा सा है कि भाई उस गैप ईयर में मैंने क्या किया, अपने आप को मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया और चीजों को सीखा, और मैंने जो है इस टाइम ड्यूरेशन को मैंने जाने नहीं दिया, और इस टाइम में मैंने तैयारी करी, और यही एक मेरा जो है कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित हुआ, मैं यही टाइम जिसमें कि मैंने तैयारी करी और मैं बेटर अपने आप को कर पाया, इंप्रूव कर पाया, और आज मैं यहां हूं। ठीक है, तो आप इस चीज में टू बी ऑनेस्ट जो आपका एक्चुअल जवाब है आप उसको वहां पे जरूर रिप्रेजेंट करें, वहां पे घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज्यादा समझदार है, तो वो कभी भी जो है ये नहीं चाहेगा कि भाई ये मुझे फंसा दे या फिर जो है ये बात घुमाए और मैं ना पकड़ पाऊं। वो इजीली जान जाएगा कि आप जो है कहां पे क्लियर हैं, कहां पे आप फंबल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कि एक तो जब आप बात कर रहे हैं तो बात कभी काटनी नहीं है जब तक उनका सवाल पूरा ना हो, तब तक आप अपनी बात स्टार्ट मत करना, जवाब स्टार्ट मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कभी भी। दूसरा
कि जैसे पैर को आप शेक कर रहे हैं या हाथ को आप शेक कर रहे हैं, वैसे कैसे सिटिंग, आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, कैसे आपको बैठना है, कैसे खड़े होना है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, वो एक अलग शॉट बना दूंगा उसका। अभी क्लास में तो दिखाना पॉसिबल नहीं है कि कैसे बैठना है, क्योंकि कैमरे में तो इतना ही पार्ट आ रहा है। तो उसका एक अलग से बना दूंगा कि कैसे बैठना है, कैसे एंट्री करनी है, वो एक अलग चीज़ है, वो इसके लिए अलग से शॉट बनाऊंगा। लेकिन उस समय में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के कपड़े पहनने हैं आपको, किस तरीके का सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आप आई कांटेक्ट आपको करना है, और साथ ही साथ में जो है हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। पहली और इंपॉर्टेंट बात कि एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले एक अच्छा लिसनर जरूर बनो, यानी कि प्रॉपर उनकी बात को सुनो, समझो कि ये क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद अपनी बात को वहां रखो, ठीक है। और ये जो सॉरी सर वाला जो है कि भाई मुझे नहीं आता इसका जवाब, मैं सॉरी सर बोल के आगे निकाल दूं, तो इन एचआर बेस्ड क्वेश्चंस पे आप सॉरी नहीं कह सकते। यहां पे आप अपना जवाब दीजिए, प्रॉपर दीजिए, ठीक है, भले ही थोड़ा कम दीजिए, थोड़ा ज्यादा दीजिए, यहां चल जाता है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका, एक बेसिक बातें हैं। एक्चुअल जो आपकी नॉलेज है ना, एक्चुअल आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, एक्चुअल आपकी जो नॉलेज है वो जांची जाती है कहां पे, तो वो यहां जांची जाती है आपके इतने पार्ट में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंक, ये बजट आपका, जियोपॉलिटिक्स, इसमें आपका एक्चुअल में आपकी नॉलेज जाती जाएगी। यहां पे तो सिर्फ आपका स्किल देखा गया, आपका जो है एक पर्सनैलिटी देखी गई कि आप किस टाइप के इंसान हैं, समझे। तो इसके ऊपर अलग से चंदन सर एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहां पे एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ जानने सीखने को तो मिला ही होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। और इसके अलावा अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल मजबूत करनी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मेरी रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, ओनली ऑन बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, रोज सुबह 8 बजे। आप उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, यकीन मानिए आपका रीडिंग स्किल भी स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ में आपकी वोकैब पे कमांड हो जाएगी, और इसके अलावा आपको बहुत कुछ देश दुनिया के बारे में भी सीखने को मिलेगा। तो उस क्लास को भी सारे बच्चे जरूर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।